ये बोल रहा है कि नहीं है। हाँ वो अटेंडेंस लेते हैं। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। कुछ होमवर्क दिया है क्या? थोड़ा सा ही दिया होगा ना? हो गए? कोई डाउट है किसी को? क्लियर? लाओ एक बार शीट दे दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट है आपको कौन से क्वेश्चन में? 3 का 1 मिनट देना। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 2 लेवल 2। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। अरे इधर देखो, ये क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स इज लाइट टेकन। 3 का 4 मैंने दिया था क्या आज डिस्कस करने के लिए? शायद नहीं दिया था, वो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए दूंगा। लेवल 2 का, अच्छा 3 का ऑप्शन 4। 3 कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द क्वांटम नेचर। एक बात बताइए, मैंने आपको 3 बातें बताई थी। एक तो हमें पता चला था कि वो फ्रीक्वेंट प्रोसेस है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा मैंने कहा था कि एक फोटोन के बराबर एनर्जी उसको इमीडिएट मिलती है। और एक और बात बताया था मैंने कि जब वो बाहर निकल रहा होता है उसमें एक फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? वैल्यू होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम पर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता है। अगर ये तीनों बातें नहीं अटकती तो इसने आपको सी ऑप्शन में डाउट है, कह रहा है इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड। फेंटली का मतलब वो कह रहा है बहुत कम इंटेंसिटी डालो। तो वो कह रहा है बट बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ द फोटो इलेक्ट्रॉन लीव द सरफेस इमीडिएटली। ये क्या कहना चाह रहा है? आपने लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी डाली हो, अगर आपका एक फोटोन कैपेबल है तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली बाहर निकलता है। ये कहना चाह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। इसका क्या मतलब हुआ?
किसी बॉडी का जो चार्ज होता है उसको क्वांटाइज्ड बोलिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे तो एग्जैक्ट चार्ज माइनस ई के इक्वल होता है, तो उसको क्वांटाइज्ड वर्ड कहने का कोई सेंस। लेकिन अगर किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज है ना। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है, या वो खुद चार्ज बॉडी है, उस पे खुद पे चार्ज है? कुछ नहीं है, वो कह रहा है इसका चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो उसको कहने का क्या मतलब हुआ, कोई सेंस नहीं, उसका तो अपना चार्ज है। वो क्वांटाइज्ड वर्ड उनके लिए आया है जिनको जब आप चार्ज करते हो तो उनमें से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना पड़ता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन देते हो या इलेक्ट्रॉन निकालते हो। बट इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो इटसेल्फ चार्ज है। और कोई डाउट है इसमें किसी को भी? 1 का डी कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी सिंपल लैंग्वेज में क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? चलिए, हम लोग रेडिएशन प्रेशर कर रहे थे, ये लीजिए, आज थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था कि दैट रेडिएशन प्रेशर वाज 2I/c cos स्क्वायर थीटा, यही आया था। सरफेस कैसा था, प्योरली रिफ्लेक्टिंग। अच्छा देखो उसको, हाँ उसको सॉल्व करने का तरीका आप देखो, बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह है। इधर से p मोमेंटम आया है, इधर चला गया, हमने 2p cos थीटा चेंज किया और उसके कंसर्न पूरा डिस्कशन किया। क्लियर है क्या? चलिए, तो सरफेस प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो प्रेशर आएगा 2I/c cos स्क्वायर थीटा। तो ये बात समझते हो, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो तो थीटा हम क्या कर देंगे, 0 नहीं, 0, क्योंकि एंगल नॉर्मल से है। नीचे ऐसे रिमार्क लिख लो, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस थीटा इक्वल टू 0। नहीं तो बाद में रिवाइज करो तो ध्यान रहना चाहिए, हालांकि ऑप्टिक्स में आप पढ़ के आते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो हमने अभी पहला सरफेस कौन सा लिया था, प्योरली रिफ्लेक्टिंग। केस सेकंड लिखे, द सरफेस इज प्योरली एब्जॉर्बिंग, द सरफेस इज प्योरली एब्जॉर्बिंग। सही बात है, सरफेस इज प्योरली एब्जॉर्बिंग। इधर देखो, सरफेस प्योरली एब्जॉर्बिंग का मतलब जो फोटोन आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये आपका सरफेस है, इसका सरफेस एरिया ए है, आपने लाइट को गिराया कितने एंगल पर, आपने नॉर्मल से एट एन एंगल, इस पूरे सरफेस के करस्पॉन्डिंग जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई। ओके, ये एंगल थीटा है। अब फोटोन चल रहा है इस तरफ, इधर देखिए, तो पहले 1/1 इसके करस्पॉन्डिंग, अगर आपसे हम कहें कि इसके ऊपर कितनी पावर गिरी तो डायरेक्टली बता सकते हो, U इक्वल्स टू IA cos थीटा, एंड दिस पावर इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, hν। यहां तक तो कोई दिक्कत, ये dN/dt बताता है यहाँ कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, वेव्स पढ़ा है क्या आप लोगों ने, रेजोनेंस नहीं हो जाएगा ये, जानते हो ना। तो देखो, वेव्स तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। देखिए, तो एक जो फोटोन आ रहा है उसका मोमेंटम कितना होता है, P इक्वल्स टू h/λ, एंड यू कैन राइट इट एज hν/c। अच्छा, क्योंकि एब्जॉर्बिंग है ना, तो मैं डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूं जिधर से आपका फोटोन आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है इसी डायरेक्शन में मोमेंटम P है
और वो फाइनली खत्म हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में डिस्कस कर रहा हूं, इधर देखना। तो इन दिस डायरेक्शन हाउ मच इज द चेंज इन मोमेंटम? इसका मोमेंटम p था और एब्जॉर्ब हो गया यानी 0 हो गया। तो इसका मोमेंटम, एक मिनट, इसका जो मोमेंटम है ना, उसके इस पर इसका जो मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन में है फोटोन का, इस डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि इधर था और 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो इतना मोमेंटम इसने सरफेस को ट्रांसफर किया होगा। तो एक ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया? p। तो अगर मैं डायरेक्टली फोर्स एस्टिमेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई बाई dn बाई dt एंड मोमेंटम ट्रांसफर बाय 1 फोटोन, दैट इज डायरेक्टली p। एक ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया? p, और dn बाई dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, जो p की डायरेक्शन होगी। तो याद रखना, इस बार फोर्स ऐसे लग रहा है एंगल पे, जबकि प्योरली रिफ्लेक्टिंग में फोर्स कैसे लग रहा था? सिर्फ नॉर्मल। लेकिन यहां पर नेट फोर्स ऐसे है, कितना है इसको आप अगर आप लिखना चाहें तो dn बाई dt इंटू p कितना? h न्यू बाई c। और आपको पता है dn बाई dt h न्यू क्या है? पावर। तो ये h न्यू बाई c है और इसको मैंने क्या कर दिया? दैट मीन्स द नेट फोर्स इज योर u बाई c। सिंपल। अगर प्योरली एब्जॉर्बिंग है तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? u बाई सी। कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ डिवाइडेड बाई सी करने पे आपको मिल जाएगा इस पे फोर्स कितना है। अच्छा, अब ये फोर्स आ गया, ठीक है। फोर्स आ गया तो अब आपको क्या चाहिए था? वैसे टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्स ऐसे लग रहा है। तो अगर हम इस फोर्स को एनालाइज करें तो मेरे पास एक एंगल ये थीटा है, तो इस फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा और इस फोर्स का टेंजेंशियल भी होगा। तो ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो नॉर्मल कंपोनेंट भी है, और देन व्हाट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स? दैट इज F cos थीटा and that is your u by c cos theta. What is tangential force on the surface? F sin theta equals to u by c sin theta. तो ये Fn, this is the normal force and this is tangential force. अच्छा, प्रेशर किससे आता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से प्रेशर एस्टिमेट करने के लिए द प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू Fn बाय एरिया। Fn आपने निकाला u बाई c cos थीटा डिवाइडेड बाय a एंड दिस प्रेशर वुड बी, अगर आप इस u को एलिमिनेट करना चाहो I के टर्म में तो ये क्या होगा? IA cos थीटा। तो दिस इज योर I बाई c, ठीक है। तो ये I बाई c cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि नेट फोर्स कितना लगता है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक नॉर्मल और दूसरा टेंजेंशियल। नॉर्मल टेंजेंशियल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर आता है इस केस में I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले कितना आया था? 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक बात मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि मैं यहाँ पर इस एरिया पे सॉल्व कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया पर इंटेंसिटी सेम है। अगर वेरिएबल होगी तो यही कैलकुलेशन स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स पे कैलकुलेट होगा। यस और नो? तो अभी आगे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं जहां पर ये चीजें वेरी कर जाएंगी। क्लियर है क्या? तो अगर सरफेस आपका प्योरली एब्जॉर्बिंग है तो नेट फोर्स तो u बाई सी होता है, उसके दो स्पेशल कंपोनेंट आप बना लीजिए, नॉर्मल और टेंजेंशियल, और उससे नॉर्मल कंपोनेंट से प्रेशर आता है I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर सरफेस एब्जॉर्बिंग है तो उस पर टेंजेंशियल फोर्स भी लगता है। समझ आई बात? प्योरली रिफ्लेक्टिंग पे सिर्फ नॉर्मल फोर्स था, लेकिन प्योरली एब्जॉर्बिंग पे टेंजेंशियल फोर्स भी लगता है।
क्लियर, नोट कर लिया? देखिए ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इनका आगे अगर कोई बड़ा सिस्टम आता है तो उनमें इसका डायरेक्ट यूटिलिटी है आपके पास। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, तो आपको ये बात समझ में आ गई प्योरली एब्जॉर्बिंग एंड प्योरली रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा। ठीक है, अगर अब हम किसी सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज मैं इसको बोलता हूं आर, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे किसी सरफेस पे लाइट आके गिरी, अगर वो प्योरली रिफ्लेक्टिंग है तो उसका क्या कहते हैं, आपने कहा सारा रिफ्लेक्ट हो गया। प्योरली एब्जॉर्बिंग है तो कुछ भी रिफ्लेक्ट, तो आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होगा रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट एनर्जी। अच्छा, आप जो एनर्जी में रिलेशन बोलोगे, तो अगर मैं कहता हूं उस पर आई इंटेंसिटी गिर रही है, तो वही रिलेशन इंटेंसिटी में, वही रिलेशन पावर में बन जाएगा। तो अगर मेरे पास एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, यही ना, तो एनर्जी इंसिडेंट। या फिर आप इसको कह सकते हो इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी इंसिडेंट, अगर आपने आई गिराया है। तो अगर किसी सरफेस का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर है, तो उसमें से कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट कर गई, स्मॉल आर इंटू आई, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई। रिमेनिंग ऑल अमाउंट एब्जॉर्ब्ड। तो आपको पता है कि अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर है आपका, तो 1 माइनस आर विल बी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन मिला के इंसिडेंट है, तो ये 1 होना चाहिए, तो ये 1 इंटू आई। तो अगर किसी सरफेस का कोई आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया जाता है, इसका मतलब वहां पर रिफ्लेक्ट भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ और आर, तो उसमें से कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज 1 माइनस आर। तो एक बात बताइए, अब मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, हम अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे। सपोज ये एरिया है आपके पास और आपसे कहा गया कितनी इंटेंसिटी गिरी, सपोज आई इंटेंसिटी गिरी है, और इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया मैंने, आर। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए प्रेशर कितना। तो आप माइंड में क्या सोचेंगे, रिफ्लेक्शन का अलग कैलकुलेशन और एब्जॉर्प्शन का अलग। तो रिफ्लेक्शन में जैसे ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो यहां पर आई कौन सा आ जाएगा, एब्जॉर्ब पार्ट, और रिफ्लेक्टेड में रिफ्लेक्टेड पार्ट, और आया कितना है टोटल, आई आया है हमारे पास। तो मुझे बताइए, अगर मुझे डायरेक्ट प्रेशर लिखना हो, मेरे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, प्रेशर आता है किस फोर्स से, नॉर्मल फोर्स वाला। तो एक तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ने भी प्रेशर दिया और एब्जॉर्ब। तो अगर मैं सिंपल लिखना चाहूं तो मेरा एब्जॉर्ब पार्ट की वजह से प्रेशर होगा आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रिफ्लेक्टेड पार्ट की वजह से 2 बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये आई कौन सा, रिफ्लेक्टेड। तो ये आई रिफ्लेक्टेड है और ये आई एब्जॉर्ब है। और अगर आप इसको आई से कंपेयर करना चाहो, तो व्हाट इज द प्रेशर, आई रिफ्लेक्टेड आई एब्जॉर्ब कितना, 1 माइनस आर इंटू आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर आई बाई सी, ये हो गया। तो दिस इज द प्रेशर। प्रेशर में नॉर्मल जो है उसमें रिफ्लेक्टिंग का पार्ट ये आ गया, ये एब्जॉर्ब का पार्ट आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मींस यू विल गेट प्रेशर 1 प्लस आर आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्रेशर। अच्छा, ये फॉर्मूला आप दोनों के केस में यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपका 100% रिफ्लेक्टिंग है तो R1, और 100% एब्जॉर्बिंग है तो R0 हो जाएगा।
समझ में आई बात? तो ये R जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर निकल गया। अच्छा, वैसे तो ज्यादातर प्रेशर से ही काम चल जाएगा हमारा। और अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे टेंजेंशियल फोर्स कितना, तो टेंजेंशियल के लिए किस पर फोकस करोगे? एब्जॉर्ब पे। तो ये नॉर्मल फोर्स से तो आपने क्या देख लिया? प्रेशर। तो प्रेशर डायरेक्ट आ चुका है, इसको A से मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स नॉर्मल वाला। लेकिन अब टेंजेंशियल, तो हमें पता है टेंजेंशियल सिर्फ किसकी वजह से होता है? तो हमारा देखिए टेंजेंशियल फोर्स का जो वैल्यू है वो है U/C sin थीटा। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स लिखूंगा मैं वो है U, लेकिन कौन सा? एब्जॉर्ब अपॉन C sin थीटा। सिर्फ एब्जॉर्ब पार्ट ही क्या लगाएगा? टेंजेंशियल फोर्स। तो अगर आप इसको कैपिटल I से रिलेट करना चाहो तो ये मेरे पास कितना है? U एब्जॉर्ब, तो वो होगा R इंटू यू इंसिडेंट, R इंटू यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाई C साइन थीटा। सॉरी, एब्जॉर्ब्ड है ना ये, 1 माइनस R इंटू यू इंसिडेंट अपॉन C साइन थीटा। अब आप इस U को रिलेट करना चाहते हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि योर U इज IA cos थीटा। समझ गए कि नहीं? ज्यादा उलझना नहीं है। अब हम यहाँ U रख के सॉल्व कर लेंगे कि कितना टेंजेंशियल फोर्स आया। ज्यादातर नॉर्मल फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर है क्या? तो प्रेशर जो है वो 1 प्लस R I/C cos स्क्वायर थीटा। कंफर्म? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट से इतना प्रेशर आएगा, एब्जॉर्ब पार्ट के इतना प्रेशर आएगा, तो दोनों का रोल रहेगा। ओके, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हो तो ये आपके पास कैलकुलेशन है सामने कि टेंजेंशियल फोर्स तो इससे आ जाएगा और प्रेशर इससे आ जाएगा। प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स? लेकिन नॉर्मल। देखिए, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये जो आपने एफ टेंजेंशियल निकाला है वो किस केस का रिजल्ट है? ये इसका नेट रिजल्ट है, लेकिन टेंजेंशियल सिर्फ किसकी वजह से लग रहा है? एब्जॉर्ब। मतलब एक सरफेस
जिसपे आपने आई इंटेंसिटी को गिराया था, लेकिन हुआ क्या कि आई इंटेंसिटी जब आपने उस पर गिराया तो उसमें कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो प्रेशर है उसमें तो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब दोनों का रोल है, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स में सिर्फ किसका रोल है? एब्जॉर्ब पार्ट का। ठीक है, देखो आपके सामने एक थ्रेड से, एल लेंथ के थ्रेड से एक आपके पास सरफेस हैंग्ड है ना, इसका मास m है और ये सरफेस स्मॉल है। सारी इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम में आपको प्रोवाइड की है। सरफेस किस तरीके का है? प्योरली एब्जॉर्बिंग। इसका मास क्या है? m। ठीक है, देखिए एक आपके पास सरफेस प्योरली एब्जॉर्बिंग है, वो थ्रेड से बांधा हुआ है, और उसके सामने हमने एक टॉर्च को क्या किया है? जलाएंगे हम। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो देखो द टॉर्च इज फ्लैश्ड। टॉर्च को ऐसे फ्लैश किया हमने। द टॉर्च इज फ्लैश्ड एंड कैपिटल E नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैपिटल E नॉट amount of energy fall on, capital E naught amount of energy fall on the surface। ठीक है, तो लिखो then find out the minimum value of E naught, find out the minimum value of E naught so that this surface may complete its vertical circular path, may complete its vertical सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्या किया हमने बताओ? देखिए हमने यहां से इसको फ्लैश ऑन किया। पहले इधर देखो, कॉन्सेप्ट समझना। जैसे आप फ्लैश ऑन करोगे फोटोन आके टकराएंगे इसके ऊपर, जैसे ये ऐसे टकरा के फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, तो उस एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? इसके ऊपर फोर्स लगा होगा, और इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, एक मिनट, यहां पर एक इंपल्सिव इवेंट होगा। तो एकदम से एनर्जी है, वो एनर्जी बहुत हाई रही होगी, तो एकदम से एनर्जी आके एब्जॉर्ब हो गया, तो एकदम से ये क्या एक्वायर करेगा? कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा। फिर वो वेलोसिटी एक्वायर करके फिर इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम ये पता करें इस पर इंपल्स कितना लगा। तो क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि हाउ मच एनर्जी हैज बीन फॉल्ड? ई नॉट। एक मिनट इधर देखना, आपने कहा कि ई नॉट इज द एनर्जी, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए कि इसके ऊपर इंपल्स कितना लगा है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस पे फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कैसा सरफेस है और ये स्मॉल सरफेस है, यहां से कुछ इंटेंसिटी आ रही होगी, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? इसके ऊपर प्रेशर कितना? I/c cos स्क्वायर थीटा। 1 मिनट, तो थीटा 0, तो I/c। देन डायरेक्टली फोर्स लिख दूं? फोर्स इज योर U/c। हालांकि U/c cos थीटा है, थीटा आपका 0 है, तो प्योरली एब्जॉर्बिंग के केस में ये U/c। अच्छा, यही नेट फोर्स है। इस बार कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो अगर सरफेस पे लाइट नॉर्मली गिरती है तो कोई टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो देखिए ये तो फोर्स आ गया। अब मुझे पता है कि इस फोर्स से इसके ऊपर कुछ लगा होगा इंपल्स, तो मुझे क्या चाहिए? F/dt। एंड किसी पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। और क्या आपको लगता है ये जो वर्टिकल है, ये थ्रेड का जो टेंशन है, दैट इज नॉन इंपल्सिव इन नेचर? तो इसका टेंशन नॉन इंपल्सिव है। अगर हम इसको इधर नीचे की तरफ झटका दे रहे होते ना, तो ये टेंशन कैसा होता? इंपल्सिव। अभी टेंशन कैसा है? mg भी नॉन इंपल्सिव। अच्छा चलो, अगर हम नहीं भी सोचें तो भी तो हमारा टेंशन और जो mg है
वो तो वर्टिकल में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो यही एक एक्सटर्नल इम्पल्स है। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इम्पल्स इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। नेट फोर्स का इम्पल्स होता है, ध्यान रखना। तो मेरे पास इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको एक पॉजिटिव मान लेता हूं, और मैंने एज्यूम कर लिया कि इस इम्पल्स की वजह से जस्ट आफ्टर इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली है। तो बताइए इम्पल्स कितना लगा, एफ डी टी, दैट इज इक्वल्स टू पी फाइनल, सपोज एम इंटू वी एक्वायर कर गया, और इनिशियल मोमेंटम 0 था। तो एफ डी टी कितना होगा, u बाई सी इंटू डी टी, दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू। तो तुरंत बाद फ्लैश करते ही इतनी वेलोसिटी आ गई है इंपल्सिव इवेंट की वजह से। वो एनर्जी इतनी हाई है कि वो इमीडिएट वेलोसिटी एक्वायर कर जाएगा। तो आपको ये वेलोसिटी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन में पावर नहीं दिया, क्या दिया उसने, एनर्जी। तो जो फ्लैश किया था आपने डीटी टाइम के लिए, तो उस टाइम में u पावर के करस्पॉन्डिंग u इंटू डी टी इज वॉट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस, एंड दैट एनर्जी इज हाउ मच, E naught upon equals to m into v. That will give you the velocity v equals to E naught by cm. तो हमारे पास जस्ट आफ्टर किसकी वेलोसिटी आ गई, तो ये जो सरफेस है यहां से हैंग्ड है, और जस्ट आफ्टर इसको वेलोसिटी कितनी मिली, v। अब आपको पता है इसका लेंथ l है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने के लिए ये वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl। so that means your v that is greater than equal to √5gl, and from here this will be E naught by cm, यही है, is greater than equal to √5gl. that means the energy is greater than equal to cm under √5gl. तो हमने पूछा क्या, मिनिमम एनर्जी। तो उस फ्लैश में कम से कम कितनी एनर्जी हो, तो E नॉट की मिनिमम वैल्यू आप यहां से देख सकते हो, ये लिखा हुआ है cm अंडर रूट। समझ में आया क्या। तो आगे ये मैकेनिक्स से कैसे रिलेट होगी दिख रहा है सबको, ठीक है, इसको नोट करिए। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल में एक ही इंपल्स लगा एफ डी टी, वर्टिकल में टी और एम जी वैसे अभी बैलेंस्ड है ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे ही ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर जाएगा तो आप टेंशन निकालेंगे टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। लेकिन टेंशन और एम जी वर्टिकल में है, इवन नॉन इम्पल्सिव है, तो उनका कोई इफेक्ट यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। इम्पल्स ऑफ नेट फोर्स इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्लियर है। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे देता तो क्या करते,
क्या चेंज करते हैं हम? जैसे हम बोलते हैं कि पूरा रिफ्लेक्ट होके तुरंत आ गया, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन दिख रही है उसमें आपका जो फॉर्मूला होता है ये 2u/c होता। समझ में आई बात? और उसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा सॉल्व हो जाता। अब देखो शीट में एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, जैसे आएगा रिफ्लेक्ट करके जाएगा, इधर हम मोमेंट इंपल्स लिख के कैलकुलेशन करते रहेंगे। लेकिन अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट में देखें तो एक बार बताइए, एक फोटोन इधर से आया और रिफ्लेक्ट करके वापस चला गया, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने इस पर इंपल्स लगा के इसको चला दिया। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी से आया था अगर उसी फ्रीक्वेंसी पे वापस लौटता है, वैसे तो हम लोग जनरल जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम उसको किस फ्रीक्वेंसी से ले जाएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से ले जाएंगे। लेकिन जरा टेक्निकल वे में सोच के देखो कि अगर फोटोन जिस एनर्जी से वापस चला जाए, तो वो फोटोन तो एनर्जी सारी खुद ही ले गया, तो फिर इस सरफेस को एनर्जी कहां से मिली? तो जब हम इस सरफेस के एनर्जी का डिस्कशन करेंगे तो हम टेक्निकली ऐसे बोलेंगे कि जैसे फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी पे आया था उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पे गया है, ताकि उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो इसको इम्पार्ट करे। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग इस चीज को एनालाइज नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कराते हैं। हाँ, अगर सरफेस रिजिड हो, रुका हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जिस फ्रीक्वेंसी से आएगा उसी से जाएगा। लेकिन अगर ये मूव भी कर रहा हो ना, तो भी हम जिस फ्रीक्वेंसी से लाते हैं लगभग उसी से हम लोग ले जाते हैं वापस। बात समझ गए? लेकिन प्रैक्टिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट आना चाहिए, क्योंकि उसने एनर्जी किसी दूसरे को भी इम्पार्ट किया है। क्लियर और नॉट? तो अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसको एक मिरर बना देता, तो आपका सिर्फ चेंजेस कहां पे आते? यहाँ पर 2u/c, और यहाँ पर आपके पास ये जो है u dt, तो f E0 रहेगा, हर जगह पे 2 टाइम्स आता चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मिटा दो ये। देखो मेरे पास ना एक हेमी स्फीयर है, इसका जो इनर फेस है दैट इज प्योरली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, प्योरली रिफ्लेक्टिंग है इनर फेस, हेमी स्फीयर। इसका रेडियस कैपिटल R है, और इसके सेंटर पे एक हमारे पास पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। तो ये कैसा सोर्स बोल रहा हूं मैं? पॉइंट सोर्स, एंड इट्स पावर इज u0। मैं u किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? पावर को। कैसा सोर्स है ये? पॉइंट सोर्स। तो ये डायग्राम बनाओ, और क्वेश्चन है फाइंड आउट द फोर्स experienced by hemisphere, experienced by hemisphere due to light. Find out the force experienced by hemisphere due to light. पॉइंट सोर्स कहां पे रखा हुआ है? सेंटर पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बताइए, जो पॉइंट सोर्स है वो सरफेस पे लाइट गिराएगा? अब थोड़ा सा जो डेरिवेशन हुआ है उससे चीजों में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देंगे आपको। डेरिवेशन में तो एक सिंपल सरफेस था और लाइट उस पर गिरा दी थी हमने कांस्टेंट इंटेंसिटी की। अब आप देखिए जो सरफेस है वो ऐसे कर्व्ड है क्या? तो सरफेस कर्व्ड है। दूसरा, लाइट सोर्स भी कैसा है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स लाइट को क्या करता है? चारों तरफ डाइवर्ज करता है। लेकिन एक बात बताइए, एक अच्छी बात है कि पॉइंट सोर्स इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो यहां से जितनी भी लाइट इस सरफेस पे गिरेगी सबका नॉर्मल इंसिडेंस होगा। यस और नो? एंड द सरफेस इज प्योरली
रिफ्लेक्टिंग, और इंसिडेंस कैसा है? नॉर्मल। तो नॉर्मल इंसिडेंस पर आपको ये बात पता है कि जो प्रेशर है उसका अमाउंट क्या होता है। तो अगर कोई बड़ा सरफेस हो चाहे छोटा सरफेस, आप उस जगह पर आई के करस्पॉन्डिंग 2i/c cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, और नॉर्मल इंसिडेंस पे क्या होगा? थीटा 0, तो आप कहेंगे 2i/c। कंफर्म? ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर, तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओवर हियर इज योर पावर अपॉन 4πr²। 4π यही है? ठीक है, तो ये इंटेंसिटी और हर जगह सेम है। और अच्छी बात यह है कि ये लाइट हर सरफेस पर, मतलब हर एलिमेंट पर नॉर्मल इंसिडेंस है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग फटाफट प्रेशर भी निकाल लो। तो दैट प्रेशर इज कितना? 2i/c। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना, थीटा 0 है इसलिए हमने cos स्क्वायर थीटा को 1 कर दिया है, तो 2i/c हो गया। अच्छा, कितने लोगों को अब समझ में आया कि द प्रेशर ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट एवरीवेयर, क्योंकि आई की वैल्यू हर जगह सेम है और हर जगह यही प्रेशर आएगा। तो प्रेशर जो है आपका दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट 2i/c एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। चलो यहाँ cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं फिर एक बार। तो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जब आप प्रेशर से फोर्स लिखेंगे तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब आप इसको फोर्स निकालने के लिए पूरा एलिमेंट लोगे या सेलेक्ट करके सॉल्व करोगे ना, तो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया ऐसे है, ये वाला एरिया ऐसे है, ये एरिया ऐसे। तो हर सरफेस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल के डायरेक्शन होगी, क्योंकि प्रेशर से जो फोर्स आएगा वो नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो देखो, अगर आपने सरफेस टेंशन ध्यान से पढ़ा है तो फिर तो आपका क्वेश्चन ये है, यहां से एक लाइन में हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा दिस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय πr² प्रोजेक्टेड एरिया से। समझ में आई बात? और वरना हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो देखो, ये आपके पास हेमीस्फीयर है, समझना ध्यान से, अगर ध्यान नहीं आ रहा हो तो अभी इस कंडीशन को कर लेते हैं हम। हमने क्या किया, यहां से एट एन एंगल थीटा पर गए, एट एन एंगल थीटा पे जाके एक कट लगाया, और सेकंड कट इज फॉर थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। ये कट, क्या आपके पास एक एरिया सेलेक्ट हो गया? अभी ध्यान से देखना है, ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ना, उस पे भी एरिया पूरा चारों तरफ ये घुमा हुआ है पूरा। तो आपको पता है इसके एरिया पर भी अलग अलग ओरिएंटेशन पे फोर्स अलग अलग होगा। जैसे यहाँ वाले एरिया पे फोर्स लगेगा कुछ इस तरफ, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय, ऐसा करते मैं प्रेशर को P लिख देता हूँ ना, नहीं तो R से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। तो प्रेशर P इनटू यहाँ पर जो भी इसका एरिया है ये D है। तो पहले बताओ, ये जो मैंने रिंग एलिमेंट सेलेक्ट किया उस पर भी यहाँ पर प्रेशर PD है, इधर लगेगा, इधर प्रेशर का फोर्स PD है, इधर लगेगा। तो अगर मैं इसको इधर भी लेता हूं तो मैंने इधर भी एक DA एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो इधर फोर्स कितना? P इंटू DA। याद रखना, एट ए टाइम मैंने 2 DA सेलेक्ट किया हुआ है, एक इधर और एक इधर। तो मुझे बताइए इस PDA जो है इसका कौन सा कंपोनेंट? ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इधर PDA का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो एक मिनट, PDA cos थीटा और इधर भी PDA sin थीटा। आमने सामने दो एलिमेंट है, इधर क्या है? PDA cos थीटा और इधर PDA sin थीटा। इतना समझ में आ रहा है? तो PDA sin थीटा तो एक दूसरे को, और नीचे की तरफ नेट फोर्स आ रहा है 2PDA cos थीटा। अच्छा ये बताओ, 2PDA, DA किसका एरिया? इस स्मॉल का, और इधर स्मॉल का। ऐसे अभी बहुत सारे एरिया बचे हुए हैं। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि पूरे रिंग पर कितना है नेट फोर्स, तो ध्यान रखना मैं लिख रखा हूं DF ऑन द रिंग। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि इट इज 2PDA cos थीटा का समेशन। याद रखना, अभी समेशन बोलो सिर्फ यहीं के लिए, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं बट अभी मैं यहीं के लिए इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। यस और नो?
तो एक बात ध्यान रखना, मैंने इधर भी डीए और इधर भी डीए, 2 DA लिया हुआ है। तो ये 2 DA का समेशन पूरे रिंग का एरिया होगा क्या? 2 DA का समेशन पूरे रिंग का एरिया होगा, सही बात है। तो मेरे पास मैंने क्या किया, यहां से प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर समेशन में आपका थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी बाहर है। और समेशन ऑफ 2 DA, summation of 2 DA is the DA of ring element, सही बात है क्या? तो यहां से मेरे पास DF of ring that is equals to P cos theta into DA of ring, सही बात है। और DF ring कितना है बताइए? तो ये कैपिटल R है सपोज, ओके। ये कैपिटल R का इधर कंपोनेंट आएगा R cos थीटा, और ये वाला लेंथ R sin थीटा, यही बात है। और इस एलिमेंट की ये वाली विड्थ, क्योंकि ये थीटा एंगल है और थीटा से थीटा, R d थीटा। अब आपको जो एलिमेंट है ना वो इस तरीके का है, ऐसे है और यूं घुमा हुआ है, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो तो 2πr हो जाएगा, और उसकी विड्थ R d थीटा। तो जैसे ये एलिमेंट इस तरह से घुमा हुआ है, उसको ऐसे कट कर दो तो वो एक स्ट्रिप बन जाएगी। तो स्ट्रिप की लेंथ तो क्या होगी, 2πr sin थीटा, और R d थीटा उसकी विड्थ। तो मेरे पास ये आएगा प्रेशर, प्रेशर कितना था 2I/c। ये इवन अभी मत रखो, ये ध्यान भी रख लेना, इस रिजल्ट को सरफेस टेंशन वगैरह में बहुत काम आएगा। P इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा तो ठीक है। रिंग एलिमेंट का एरिया हुआ 2πR साइन थीटा, ये तो हुआ सरकमफेरेंस इंटू R d थीटा, एंड दिस इज ऑफ D ऑफ रिंग। तो कितना ये फोर्स आने वाला है, नेट फोर्स। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब हम इंटीग्रेशन लगा दें, कहां से कहां तक, एट एन एंगल थीटा पर, एट एन एंगल थीटा पे चारों तरफ कवरेज है, तो थीटा को 0 से लेके π/2, तो 0 से π/2 तक हम इसको कर देते हैं। तो मेरे पास एफ रिंग कितना आ गया डायरेक्टली, या एफ अब पूरा कितना आ जाएगा, ये डीएफ तो रिंग पर था, अब हम पूरा एफ बोल सकते हैं उसको। पहले यहाँ रिंग था, अब ये एफ नेट हो गया ऑन दी हेमीस्फेयर। कितना बताइए, कौन कौन कांस्टेंट है, P इंटू πr²। एक मिनट, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2 थीटा। अब आप लोग एक्सपोर्ट हो चुके हो 12th में, है ना। तो एफ नेट कितना, डायरेक्ट लिख दो, इसका इंटीग्रेशन 1 आएगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट डाल दोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा P इंटू πr²। तो ये आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन भी है कि अगर आपके पास हेमी स्फेयर हो, या मतलब स्फेयर हो, उसके सरफेस पे अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उसका नेट फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो हेमी स्फेयर है तो कितना होगा, प्रेशर इंटू πr², ये वाला। और इवन है ना, आप इसको अगर और भी सिंप्लीफाई करना चाहो, तो अगर आप सपोज यहां से यहां तक का ही निकालते हो ना फोर्स, तो सिर्फ इतना से पार्ट का एरिया आएगा। वो चाहो तो आप यहां से प्रूव कर सकते हो। ये जो 2πr sin थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा देख रहे हैं आप, तो ये आपको बता देता है कि जो भी आप एरिया ले रहे हो उसका बेस पर प्रोजेक्शन आएगा, तो जितना पार्ट भी आप कवर करोगे उसका प्रोजेक्टेड एरिया आएगा। हालांकि ज्यादातर हमें काम किस पर आता है, हेमीस्फेयर पे। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो P इंटू πr², P कितना है हमारे पास 2I/c, 2I इंटू πr² एंड 2/c। I की वैल्यू कितनी है, u0/4πr² इंटू πr, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, u0/2c। दिस इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हेमीस्फीयर। इसको नोट करिए। नेट फोर्स एक्सपीरियंस इज
देखो अब किसी ने लिखा है, खतरनाक सा डाउट है, सर एरिया तो 2 πr² होना चाहिए। हालांकि उस लाइन से मैं समझ गया हूँ वो कहाँ पे कहना चाह रहा है। वो कह रहा है ये, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आधा गिर रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पावर ऊपर भी वेस्ट हो रही है, उसको होने दो। इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर पर तो I/4 πr²। ऐसा मैंने कब कहा कि ये U0 सारी पावर इसी पे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो इसकी इंटेंसिटी होगी U0/4 πr²। ओके, थोड़ा जल्दी नोट करिए। वैसे ये बात ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर स्फेयर पर प्रेशर कांस्टेंट हो तो जितने पार्ट पे आपको फोर्स निकालना है उतने पार्ट का एरिया प्रोजेक्ट कर लो डायमीटर के ऊपर। तो अगर हेमी स्फेयर है तो वो कितना आएगा, πr² के इक्वल। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लिया। सिर्फ डायग्राम।
नोट कर लिए सबने? देखिए अभी आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसका जो आउटर सरफेस है, दैट आउटर सरफेस इज प्योरली रिफ्लेक्टिंग, प्योरली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब देखो जो प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, तो आपको इसके ऊपर फोर्स बताना है, फोर्स ऑन द सरफेस। अभी जो पिछला केस था उसमें पता है क्या था आपका, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट आ गया था सरफेस पे और हर जगह इंसिडेंस भी नॉर्मल था। अभी मैंने जो लाइट दिया है वो उसका जो क्या कहते हैं इंटेंसिटी है वो कितना है, कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन वो एक बात बताइए जो स्फीयर पे गिरेगा तो स्फीयर पर एरिया का ओरिएंटेशन बदल रहा है, और एरिया का ओरिएंटेशन बदलने का मतलब क्या हुआ कि उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर लिखा जाएगा एज पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई सबका सेम है, तो मुझे ना इस पे फोर्स लिखना है। ठीक है, फोर्स पूरा मैथमेटिकली सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सबको ये बात दिखाई दे रही है कि ये लाइट सिर्फ आधे स्फीयर पे ही गिरेगी, तो उधर वाले हिस्से पे तो गिरेगी नहीं, इधर गिरेगी। तो इस हाफ, जो लेफ्ट हाफ है इसके ऊपर लाइट गिर रहा है और इस पर कैलकुलेशन होगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से देखना, एलिमेंट्स के साथ चलना पड़ेगा। तो मेरे पास ये आधा हेमिस्फीयर है, इधर लाइट गिर रही है, तो मैंने क्या किया, इधर देखो ध्यान से, एट एन एंगल थीटा पर जाके एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, डी थीटा। अभी लिखेगा कोई नहीं, पहले इधर देखो, एट एन एंगल थीटा पे जाके आपने एक डी थीटा, तो ये डी थीटा इस तरह से है, एक इधर, ये पूरा ऐसा कट लगा दिया आपने, क्या एक रिंग निकल के आया? तो पहले बताओ इस रिंग का एरिया लिखने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है, ठीक है। अब हम बात ये कर रहे हैं, एक मिनट इधर सुनो, कि जैसे यहां पर प्रेशर कितना, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है लाइट तो ऐसे आ रही है, कितनी इंटेंसिटी है? अब इस स्मॉल एरिया पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी, तो यहां से आई इंटेंसिटी आ रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन का प्रेशर 2I/c cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए प्रेशर वेरिएबल हो गया, तो पिछला जो अभी अभी रिजल्ट सिखाया कि P इंटू पाई आर स्क्वायर, अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, अलग अलग थीटा पर प्रेशर अलग अलग। अच्छा, अब मैं कुछ कैलकुलेशन यहाँ डायरेक्ट करूंगा कुछ स्टेप्स बचाने के लिए, उसको ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये डीए है, ये भी डीए है, तो इधर फोर्स लगाऊंगा पी डीए, इधर पी डीए, फिर 2p डीए कॉस थीटा, तो उसमें से p कॉस थीटा कॉमन लेके मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, वो जो 2 डीए का समेशन है वो पूरे रिंग का एरिया होगा। समझ गए? तो यहां पर है ना, हम कुछ डायग्राम में कुछ ऐसी चीज लिखेंगे जो सही मायने में गलत है, ध्यान से समझना, हम ध्यान से समझना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि फटाफट कैलकुलेशन की जा सके, वरना बिल्कुल सही तरीके से मैंने अभी किया था 2 डीए लेकर, ध्यान आ रहा है? सेलेक्ट करके मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया, एक मिनट, प्रेशर इनटू डीए ऑफ दिस रिंग। हालांकि ये लिखना गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने सारे मैग्नीट्यूड जोड़ दिए प्रेशर के, पी इंटू डीए, पी इंटू डीए, पी इंटू डीए, पी इंटू डीए सारे जोड़ दिए मैंने, लेकिन ऐसा करना तो गलत है क्योंकि वेक्टर तो अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि जब इन सब का रिजल्टेंट इधर निकालते हैं ना, तब तो वो पी इंटू डी
तो वो इसलिए क्या है, एक मिनट वापस सुन लो। यहां पर एक DA1 लिया मैंने, तो इस DA1 की वजह से फोर्स होगा PDA1, इधर से भी PDA1, फिर उन सबका इधर जुड़ जाएगा और इधर, तो आपको दिखता है क्या, इधर P इंटू कॉस थीटा इंटू जो 2DA आया था उसका समेशन रिंग का एरिया था। अभी अभी करके समझा है, इसलिए पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसा कोई स्टंट नहीं मारा, मैं डायरेक्ट उसको सही ढंग से किया, तो उसमें 3 स्टेप ज्यादा लिखने पड़े। अब मैं यहाँ जल्दी से कर रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, P इंटू DA रिंग, लेकिन फिर मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि इसका सिर्फ कंपोनेंट इधर लेना है। इसका कंपोनेंट इधर ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर वाले, नीचे वाले और ऊपर वाले वो कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ नेट फोर्स निकालने के लिए है ना। इसको मैंने क्या लिखा, PDA रिंग इंटू कॉस थीटा। इसका समझ में आ रहा है, पर ऐसा इसलिए करते हैं, 2-3 स्टेप बच गए ना डायरेक्ट, तो उसको माइंड में सोच लेते हैं कि DA1 DA2 DA3 का सम आ रहा है, तो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबको इधर ही बना दिया हमने, जबकि वो सारे ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं, पर हमने उनका सबका पहले मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, ताकि इधर वाले तो जुड़ेंगे ही ना, इधर वाले कैंसिल होंगे, तो हम बना भी नहीं रहे इधर वाले कंपोनेंट। कितना आया नेट फोर्स, DF नेट, प्रेशर इंटू DA ऑफ रिंग इंटू, तो PDA रिंग इंटू कॉस थीटा। बताइए P कितना, 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा। DA ऑफ रिंग 1 मिनट, 2 पाई इंटू इसका रेडियस कैपिटल R अगर है तो R साइन थीटा, 2 पाई R साइन थीटा इंटू R डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली इट विल बी और 4I/c इंटू 4 पाई R स्क्वायर, यही ना, इंटू I, यही है, इंटू कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा फ्रॉम 0 टू, क्योंकि आधे पर ही गिर रहा है, तो 0 से π/2 में आधा कवर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1/4, अब तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग, 1/4, तो फाइनल आंसर इज I इंटू πr स्क्वायर बाय c। दिस इज द नेट फोर्स, and this net force is along the symmetric line. This is the net force acting on this hemisphere. नोट करिए। 2PDA बस वही हो गया ना, आएगा 2PDA आएगा, समझ रहे हो, फिर जब मैं उसको पूरे रिंग पे घुमाऊंगा तो 2DA जो है वो रिंग बन जाएगा। पिछले कैलकुलेशन में देखो ये चीज आ रही है पूरा, तो अब हमने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए तेजी से लिख दिया है। तो आधे हेमिस्फीयर पे ही गिर रहा था, उससे करस्पॉन्डिंग दैट फोर्स इज I इंटू πr स्क्वायर बाई c। इसको आप रट भी सकते हो, कभी जरूरत पड़े तो फास्ट यूज कर सकते हो इसका। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, HCV में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं भी बताऊंगा उसमें क्या है। अभी हम लोग इसको प्योरली एब्जॉर्बिंग लेंगे। अब 2I/c इंटू क्या, कब, यहां कोई प्रोजेक्टेड एरिया नहीं लेना है, यहां नहीं लेना है, वो सिर्फ उसी केस में जब प्रेशर कांस्टेंट था, हमेशा नहीं, हमेशा मत ले लेना। इस केस में मैंने कहा प्रोजेक्टेड किया, आपके सामने इतनी इक्वेशन लिख रखी है मैंने, समझ रहे हो क्या।
आ गया क्या? मतलब ये समझ में आ गया ना? वहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पीडीए रिंग में? नहीं तो 2 स्टेप फिर लिखेंगे ऊपर। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा अब इसमें ना, अब हम इसको प्योरली एब्जॉर्बिंग लेंगे। तो इधर पहले सुनो, प्योरली एब्जॉर्बिंग को अगर हम इस तरह से प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पता है क्यों? पहली बात तो अगर ये प्योरली एब्जॉर्बिंग है तो एक मिनट, इधर वाला पार्ट तो हम सॉल्व कर सकते हैं किस बिहाफ पे बताओ? इसी बिहाफ पे, बस 2 को हटा के। लेकिन यहां पर एक टेंजेंशियल फोर्स भी है, नॉर्मल भी है और टेंजेंशियल भी है। तो फिर वो टेंजेंशियल जो हमने फॉर्मूला लिखा था u/c sin थीटा, उसको करके फिर टेंजेंशियल फोर्स निकलेगा। फिर टेंजेंशियल फोर्स भी बहुत अजीब तरह से ऐसे घूम रहा होगा यूं, समझ रहे हो, चारों तरफ यूं। तो ऐसे ऐसे फिर उसके कंपोनेंट लेंगे, फिर उसी तरह से रिंग बना देंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो देखो, एब्जॉर्बिंग को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम प्रूफ वाले मेथड पे चले जाएंगे। किस मेथड पे? प्रूफ वाला मेथड जो था कि नेट फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्ट उसको प्रूव करते हैं और वो एक लाइन में आ जाएगा आंसर। क्या होगा देखिए, सपोज दिस सरफेस इज योर प्योरली एब्जॉर्बिंग, सपोज। तो मैंने क्या चेंजेस कर दिया इस बार? प्योरली, ये कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो फिर अब तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, आप कर सकते हो। अब मैं एब्जॉर्बिंग को कैसे सॉल्व करूंगा? पूरा प्रूफ से। तो बताइए, ये हेमीस्फीयर इधर, तो एक बार बताओ, बहुत अच्छी बात है ना, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको पता है एक फोटोन इधर से h/λ मोमेंटम से चल रहा है, दैट इज हाउ मच, h/h/c, और बस ये टकरा के रुक गया। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल के चक्कर में नहीं पड़ के डायरेक्ट नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो आपको पता है इसका मोमेंटम p है और जहां भी टकराएगा रुक जाएगा। तो हाउ मच मोमेंटम हैज बीन ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन? p मोमेंटम एक ने ट्रांसफर किया, तो पर यूनिट टाइम में जो इस पर मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो फोर्स है, एंड dN/dt इंटू p, एंड p इज योर, और ये आपका u है। और वो u कहां पर? इस घेरे के अंदर कितनी पावर है? और इस घेरे के अंदर जो पावर है ना, F इक्वल्स टू u/c, और इस घेरे के अंदर पावर कितनी है? आपको पता है इंटेंसिटी I है, यूनिफॉर्म है। तो मैंने आपको उस दिन सिखाया था इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर एरिया से मल्टीप्लाई होगा। तो हर बार इंटेंसिटी हर जगह पर I है और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो हाउ मच पावर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन? IA इंटू, भाई आपने I ऐसे दिया, तो एकदम सुनो, हेमीस्फीयर तो ऐसे है, लेकिन उस पर जब आप प्रोजेक्टेड देखोगे तो इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर तो यही एरिया बैठेगा। ये एरिया कितना? πr²। देन योर u इज I इंटू by c, and the net force is still in this direction। अब रिजल्ट इंटरेस्टिंग है कि नहीं? क्या इंटरेस्टिंग है?
प्योरली एब्जॉर्बिंग एंड प्योरली रिफ्लेक्टिंग, ये दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब सुनना, अब एचसीबी में क्या क्वेश्चन है कि इस हेमी स्फीयर पे आपने आई इंटेंसिटी गिराया है, तो कह रहा था नेट फोर्स इज ऑलवेज दिस, इट इज इंडिपेंडेंट कि ये रिफ्लेक्टिंग है कि एब्जॉर्बिंग है कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली एब्जॉर्बिंग। सपोज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता तो यहाँ एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आ जाता और यहाँ रिफ्लेक्टेड, तो एब्जॉर्ब के अलग कैलकुलेशन कर ली और रिफ्लेक्टेड की, और जब जोड़ोगे तो दोनों मिलके फिर से आई बन जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सरफेस है दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट इज स्टिल आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय सी। तो इसको नोट करिए, ध्यान भी रखना, इसका यूज होता है कई बार। अभी हम रिमार्क लिख लेंगे इसको। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई बाई सी को डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। एक मिनट, जैसे क्या होता है फिजिक्स में कुछ भी बोले तो उसकी कुछ लैंग्वेज भी बननी चाहिए। तो अगर आप मुझसे बोलते हैं कि आई बाई सी सर प्रेशर इंटू एरिया कर दिया, तो जैसे आप मुझे कहोगे ना कि सर प्रेशर कांस्टेंट है, मैं वहीं रोक दूंगा आपको, क्योंकि वो फॉर्मूला आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर तब लगा रहे थे जब प्रेशर कांस्टेंट था। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं होते हुए भी आंसर वही आ रहा है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। आंसर रटने के लिए रट लो, मेरी बात को समझ गए ना आप? भाई मैं कुछ बोलूं वो सही बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड लगा के रटना चाहो आप रट लो। लेकिन अगर आप कहते हो सर मैं आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर कर रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो आई बाई सी कॉन्स्टेंट प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है, तो प्रेशर तो सेम नहीं है। वो बात अलग है कि आंसर आपको ऐसा लग रहा है। क्लियर है? और इसमें जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि नेट फोर्स इस हेमीस्फीयर पे कितना एक्ट करेगा। तो एक रिमार्क लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक रिमार्क लिखो, देखो if in above question the surface is partially reflecting and partially absorbing, if the surface is partially reflecting and partially absorbing, then net force is still the net force is still same and is equal to I into pi r square by c, I into pi r square by c. That means it is independent of nature of surface. That means it is independent of nature of surface. ठीक है? एक्चुअल में ऐसे लिखा है हमने, I इक्वल्स टू एब्जॉर्ब पार्ट का फॉर्मूला भी ये हो गया, I एब्जॉर्ब पाई आर स्क्वायर बाई सी प्लस I
रिफ्लेक्टेड इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी, और टोटल आके कितना गिरा था, आई गिरा था, वो आई एब्जॉर्ब प्लस आई रिफ्लेक्टेड इक्वल्स टू, तो स्टिल द नेट फोर्स इज आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैटर वेव्स। अजीब अजीब सी बातें हैं मॉडर्न फिजिक्स में, अब देखना उल्टी बात करेंगे मैटर वेव्स में। मैटर वेव्स, देखो वैसे टॉपिक बहुत छोटा है, एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, उसमें पी रखते जाओ, लैम्डा आते रहेगा। लेकिन कहानी क्या है इसकी थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो देखो अब लिखना कुछ भी नहीं है आपको, कॉपी पेन बंद कर दो, अब बस कहानी सुननी है आपको। देखो एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स सही मायने में हमारे सिलेबस में जो है ना, वो तो बहुत माइन्यूट सा पार्ट है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये टॉपिक का मतलब क्या है, इसको देख के आप क्या समझेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, मैटर वेव्स। अब अजीब सी बात आ गई ना, मैटर को हम वेव्स बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, लाइट ने कैसा नेचर शो किया, डुअल नेचर शो किया। क्या लाइट पहले क्या था, वेव, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके वेव नेचर के फिनोमेना आपको पता है। लेकिन बाय चांस आपके सामने ऐसा फिनोमेना सामने आया जहां आप पढ़ भी चुके हो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो है उसको हमने उसका पार्टिकल नेचर शो हुआ वहां पे, तो हमने थ्योरी बदल दी, एक डबल थ्योरी आ गई एक साथ, कि कभी आपको कौन सी थ्योरी लगानी है और कभी दोनों एक साथ एक ही इवेंट में नहीं लगते हैं। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज क्या हुई कि जो लाइट था उसने पार्टिकल नेचर शो किया, तो जो मैटर वेव जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली स्पेलिंग सही है क्या, हाइपोथेसिस की SYS तो नहीं है, चलो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना, इससे थोड़ा जल्दी अच्छा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो देखो परिकल्पना समझ गए, एक थॉट थी, उसने पता है क्या कहा, पहले मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कि मीनिंग क्या है। लाइट एक वेव था, लेकिन उसने इस दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जिसमें उसने क्या शो किया, पार्टिकल नेचर। आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आपने देखा सरफेस पे प्रेशर लग रहा है ना, तो उसने कैसा नेचर शो किया, पार्टिकल। तो जो हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, उसने कहा था इसका रिवर्स सोचा उसने। जैसे जो दुनिया में पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल नेचर रखते हैं, आप पढ़ते आ रहे हो, एक पार्टिकल जा रहा है, कोलाइड कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो। लेकिन उसने ये कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे भी इवेंट्स होंगे, हो सकता है वो हमारे सामने अभी ना हो, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स भी होंगे जहां पर एक पार्टिकल को पार्टिकल मानने पर वो फिनोमेना एक्सप्लेन ही नहीं होगा। और उसका ये कहना था कि जैसे पार्टिकल 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 नेचर रखता है और लाइट का वेव नेचर था, लेकिन लाइट ने कौन सा नेचर शो किया, पार्टिकल नेचर शो कर दिया। तो उसका ये कहना है कि दुनिया में, यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी घटनाएं होंगी जहां पर पार्टिकल जो है, पार्टिकल की तरह डील करोगे तो समझ में नहीं आएगा, पार्टिकल को एक वेव की तरह डील करना पड़ेगा। किसकी तरह, वेव की तरह डील करना पड़ेगा। बात समझ में आई? और उसने ये कहा कि भाई गॉड के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई अलग अलग फंडामेंटल्स बनाए हो। तो उन्होंने कहा था कि जैसे लाइट का पार्टिकल नेचर था, लाइट का पार्टिकल नेचर कौन था, फोटोन, और फोटोन का मोमेंटम कितना आया था, h बाय लैम्डा।
तो उसने वेव नेचर से पार्टिकल नेचर के मोमेंटम को रिलेट किया हुआ था वहां पे। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि इसी तरह से जो आपका पार्टिकल है वो दुनिया में कुछ ऐसे इवेंट्स भी होंगे जहां पार्टिकल को हम पार्टिकल नेचर की तरह देखेंगे तो फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा, उसको वेव नेचर की तरह देखना पड़ेगा। किसकी तरह? वेव नेचर की तरह देखना पड़ेगा। अब याद रखना, वेव नेचर बोल रहा हूं, पहली बात तो नेचर, कोई वेव हमें दिख नहीं रही है उसमें, वेव नेचर। और दूसरी चीज, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं कहा है। मैंने, आप ऐसे मत सोचना कि जैसे आपने बहुत माइन्यूटली सीख लिया है कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल नहीं था, पार्टिकल नेचर था। तो यहां हम कह रहे हैं कि पार्टिकल में वेव नेचर होगा, वो कोई अलग ही तरीके की वेव है। उसका नाम क्या रखा गया? मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव या अनसर्टेनिटी वेव। तो हमने ये कहा कि पार्टिकल भी कभी कभी वेव नेचर शो करेगा, और उसके वेव का नाम हमने क्या रख दिया? मैटर वेव्स। और उसने कहा कि भाई गॉड ने ना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को मिलाने वाली इक्वेशन को सेम ही रखा होगा। बात समझ रहे हो? दुनिया जिसने बनाई है उन्होंने ये सब कुछ सेम रखा होगा, ऐसा नहीं किया होगा कि दोनों में अलग अलग कर दिया हो। तो उसने इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। सपोज अ पार्टिकल हैव अ मोमेंटम p, देन इट्स वेव, जिस वेव की हम बात कर रहे हैं कि वो वेव नेचर शो करेगा कभी, और उस वेव नेचर का जो लैम्डा है दैट इज h/p। बस उसने ये रिवर्स करके, और नाम आ गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस समझ गए? सोच है ये पूरी। सोच में क्या था कि भाई पहले हमने कहा कि भाई लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, तो उनके दिमाग में आया कि फिर यूनिवर्स में सिमिलैरिटी है, तो कभी पार्टिकल भी वेव नेचर शो करेगा, मतलब बराबरी होनी चाहिए कि भाई आप हमारे अंडर आ गए तो हम भी। समझ में आ रहा है कि भाई लाइट वेव होते हुए लाइट ने क्या शो किया? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल होते हुए पार्टिकल भी कुछ फेनोमेना में वेव नेचर शो करेंगे। याद रखना, हर फेनोमेना में नहीं। अभी तक जब ये हाइपोथेसिस दी गई है तब तक उनके पास कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है इस बात का, क्योंकि कोई फेनोमेना हमारे सामने, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जब तक फोटो इलेक्ट्रिक हमारे सामने नहीं था तो हमें नहीं पता था कि वेव नेचर कभी खराब भी होगा। समझे कि नहीं? लेकिन बाद में वेव नेचर को ड्रॉप करके लाइट का पार्टिकल नेचर अडॉप्ट किया गया कि भाई कुछ फेनोमेना में ये नेचर लगता है और लाइट शोज डुअल नेचर। इतना समझ में आ गया? अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं कि डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस क्या कहा कि पार्टिकल भी कभी क्या शो करेगा। तो पहले मिसकंसेप्शन सुन लो, वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, उसका अलग ही नाम है। क्या नाम है? डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव्स। और उसने कहा कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड p है तो उससे जो एसोसिएटेड वेव नेचर होगा उसका लैम्डा क्या होगा? h/p। ये एक तरीके का बस सोच है। और हमने कहा कि भाई जैसे लाइट ने पार्टिकल नेचर शो किया, वैसे पार्टिकल भी कभी वेव नेचर शो करेगा। इसका आसान भाषा में ये समझो कि लाइट जो है जैसे पार्टिकल नेचर शो कर रहा है किसी फेनोमेना में है, तो दुनिया में कोई ऐसा फेनोमेना भी एग्जिस्ट करता होगा जहां पर पार्टिकल को हम पार्टिकल मानेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसका सारा एक्सप्लेनेशन वेव से करना पड़ेगा। तो अभी तक तो ये हाइपोथेसिस है। और उसने कहा कि भाई सिमिलैरिटी है ना, तो सिमिलर सोच में इक्वेशन भी सिमिलर यूज कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ सालों के बाद डेविसन एंड जर्मर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जैसे आपने सॉलिड स्टेट अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो कभी ब्रेग्स इक्वेशन सुना है? ब्रेग्स इक्वेशन वैसे सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन मैं ऐसे बात कर रहा हूं, कहीं सुना हो ब्रेग्स इक्वेशन के बारे में? नहीं सुना। चलो हम लोग उससे रिलेट नहीं करते हैं फिर। अब मैं आपको बताता हूं, जो ब्रेग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक क्रिस्टल लिया था, निकल का क्रिस्टल है। तो पहले हम अलग बात कर लेते हैं कि ब्रेग्स क्या था। तो ब्रेग्स एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक क्रिस्टल पर वो एक्सरे गिराते थे और एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता था, सिंपल। तो क्या डिफ्रैक्शन वेव फेनोमेना है? डिफ्रैक्शन कैसा फेनोमेना है? और एक्सरे भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसका डिफ्रैक्शन शो होना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, डेविसन जर्मन ने उसी एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट लिया और उन्होंने निकल का क्रिस्टल लिया। किसका? एक्सपेरिमेंट में निकल का क्रिस्टल लिया और उसपे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स स्पीड अप करके बम्बार्ड कर दिए। ठीक है?
तो जैसे ये निकल का क्रिस्टल है, उन्होंने एक्सरे गिराया था, इन्होंने क्या गिरा दिया, इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनना, अभी तक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल ही थे अभी तक तो, लेकिन पता है क्या हुआ, जब इस पे क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन्स गिराए गए तो हमें अंदर जाके हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल आउटकम पता है क्या था, किसी एंगल पे जाके देखा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आ रही है, किसी एंगल पे इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, फिर कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है। तो जब ये एनालाइज किया गया कि इस निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन्स गिराए हमने, और इलेक्ट्रॉन्स गिराए तो इधर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह जा रहे हैं। अगर आप पार्टिकल नेचर की बात करो तो सिंपल कोलिजन होके यूं चला जाना चाहिए था। अब कोलिजन होके कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है अपने हिसाब से, जैसा उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना वैसा वो कोलाइड करके चला गया, मान लो, सिंपल बात करें तो। लेकिन पता क्या चला, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे बहुत कम आ रहा है, फिर से कहीं पे ज्यादा आ रहा है। तो हम अलग अलग एंगल्स पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जैसे डिटेक्टर यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स के हेल्प से पता किया कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसी चीज तो लाइट में होती है, मतलब ऐसी चीज वेव में होती है कि कहीं मैक्सिमा बन जाता है कंस्ट्रक्टिव, कहीं डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, मिनिमा बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये फेनोमेना बड़ा अजीब है कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, लेकिन वो ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों आ रहे हैं, यहाँ कम क्यों आ रहे हैं, यहाँ ज्यादा क्यों आ रहे हैं, यहाँ कम क्यों आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है कोई गलती से कोई सिचुएशन हो गई हो। उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया तो हर बार फिर उसी एंगल पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। मतलब ये कोई रैंडम नहीं है, एक पर्टिकुलर एनर्जी से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गिरा के देखा तो जिस जगह मैक्सिमा आना चाहिए था वहीं बार बार क्या आ रहा है, फिर जहां मिनिमा आ रहा है वहां बार बार फिर मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से बन रहा है। अच्छा, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज करके गिराया वहां पे तो वो पोजीशंस में कुछ चेंजेस आ गए कि अब यहां नहीं मैक्सिमा आ रहा है, अब यहां आ रहा है। फिर उसी एनर्जी पे बार बार गिराया तो बार बार उसी जगह मैक्सिमा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई खास बात होगी। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा कि लेट द इलेक्ट्रॉन इज शोइंग वेव नेचर। अंदर जाके किसी ने देखा नहीं, उन्होंने क्या बोला कि ये वो फेनोमेना है कि यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी आर कंसिडरिंग इट एज अ वेव एंड लेट द वेवलेंथ इज लैम्डा। उन्होंने लैम्डा वेवलेंथ एज्यूम कर लिया। अभी तक देखा किसी ने नहीं है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ही है, अभी ये प्रैक्टिकल इवेंट हमारे सामने आया है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया कि भाई वेवलेंथ लैम्डा है। उसके बाद क्या हुआ कि वेवलेंथ, बस 2 मिनट लगेगा, तो उन्होंने वेवलेंथ एज्यूम किया। वेवलेंथ एज्यूम करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो ब्रेग्स इक्वेशन था ना उसी को डायरेक्ट पिक कर लिया। तो वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। उन्होंने ब्रेग्स इक्वेशन ही उठा लिया और उन्होंने कहा कि ये जो वहां एक्सरे का लैम्डा होता था उन्होंने मान लिया कि लेट इलेक्ट्रॉन का लैम्डा है। फिर मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया, उनको निकल क्रिस्टल का डी पता था और एन तो है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, और जो थीटा है वो किस किस एंगल पे मैक्सिमा आ रहे हैं उन्होंने उसका मेजर कर लिया, कहां कहां पे आ रहा है। और फिर मेजर करने के बाद उन्होंने लैम्डा की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को निकाला। तो लैम्डा की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज उन्होंने इसमें एज्यूम करके निकाल लिया, और फिर उन्होंने जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को गिराया था उस वेवलेंथ को उन्होंने किस फॉर्मूले से निकाला, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। तो पता चला वो जो पी मोमेंटम है उसमें एनर्जी से मोमेंटम निकाल के ये वेवलेंथ निकाला। तो थ्योरेटिकल वेवलेंथ और प्रैक्टिकल वेवलेंथ वो मैच कर रही थी। बात समझ में आया? तो उन्होंने ऐसा ये एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं कई बार हर एंगल पे हर एनर्जी पे अलग अलग कंडीशन पे उन्होंने किया। उन्होंने एक डेटा भी हमें दिया है जो हमें याद रखना होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मानकर पूरा सॉल्व किया और बाद में जो थ्योरेटिकली ये लैम्डा है, प्रैक्टिकल ये लैम्डा, ये दोनों मैच करने लगे। तो पता चला कि वो इवेंट हमारे सामने आ गया जहां पर द पार्टिकल इज शोइंग वेव नेचर। तो वेव नेचर का मतलब क्या कि उसके किसी फेनोमेना को समझाने के लिए उसको पार्टिकल मानोगे तो काम नहीं चलेगा, क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। बात समझ गए? अब देखो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन इक्वेशन क्या यूज कर रहे हैं,
डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ऐसे सुनो, ऐसे फिर क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स धीरे धीरे यूनिवर्स में सामने आने लग गए जब किसी पार्टिकल ने क्या शो किया। लेकिन सबसे पहला यही है, इस इवेंट डेविसन जर्मन ने प्रूव किया प्रैक्टिकली कि अ पार्टिकल इज शोइंग वेव। नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे अब आगे की चीज। ओके, थैंक यू।